Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of chapter 4 displacement reaction. We have already learned about the chemical and physical property of the metals. यहाँ chemical property में हम next topic पढ़ रहे हैं displacement reactions. यहाँ displacement reaction में आप ऑलरेडी 7th क्लास में एक एक्टिविटी कर चुके हैं कॉपर सल्फेट एंड आयरन के साथ रिएक्शन करा के, जिसमें ये एक्टिविटी की थी recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. Let us observe some more reaction of that kind. इस तरह की अलग अलग और भी रिएक्शन हम यहाँ पे अभी समझेंगे. यहाँ पे टेक 500 ml बिकर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बिकर्स लिए गए 100 ml के, और उसमें ABCDE मार्क कर दिया गया है. फिर इसमें क्या किया गया, हर एक बीकर में 50 ml वाटर ले लिया गया है. सभी में 50 ml हर एक में. 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर्स, डिजोल्व इन ईच बीकर टीस्पून्स ऑफ ईच सब्सटेंसेस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6. 4.6 में जो दिए गए वो यहाँ पे सारे सब्सटेंसेस को ऐड किया गया 1 by 1, और फिर ये एक्टिविटी की गई है कि किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और किसमें नहीं है. कीप द बीकर अंडरस्टैंड फॉर सम टाइम्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स एंड रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन इन यूर नोटबुक. अब यहाँ पे बिना डिस्टर्ब किए फिर रिकॉर्ड करना. पहले तो आपने क्या लिया ये समझ लेते हैं. फर्स्ट में यहाँ देख सकते हो बीकर नंबर ए बीकर में आपने कॉपर सल्फेट डाला है 50 ml के अंदर, कुछ पीस कॉपर सल्फेट के डाले. दूसरे में भी कॉपर सल्फेट ही डाला है, लेकिन उसके साथ फर्स्ट के साथ कॉपर सल्फेट के साथ जिंक के छोटे छोटे पीस डाल दिए गए, थोड़े थोड़े बारीक ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको डाला गया. और बी बीकर में डाला गया है कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नेल्स. फिर आप देखेंगे बीकर सी के अंदर जिंक सल्फेट लिया गया है, जो कलरलेस होता है जिंक सल्फेट. यहाँ इन दोनों में कॉपर सल्फेट लिया गया था, इसमें जिंक ग्रेन्यूल डाला गया था, इसमें आयरन की नेल्स वगैरह या कोई भी पीस डाल सकते हैं आप. और थर्ड था जिसमें जिंक सल्फेट लिया है और इसमें फिर साथ में ऐड किया है थोड़ा सा कॉपर. फिर आप डी देख सकते हैं जिसका कलर है, जिसको आयरन सल्फेट बोलते हैं, येलोइश कलर का होता है सॉल्यूशन. तो इसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉपर. फिर लास्ट है ई के अंदर जिंक सल्फेट है, कलरलेस है, जिंक सल्फेट है. इसमें जिंक सल्फेट डाला, मतलब पानी के अंदर जिंक सल्फेट डाला गया है, तो इसमें जिंक सल्फेट वाला सॉल्यूशन है. तो इसमें क्या करेंगे, आयरन का छोटा सा पीस या कोई नेल्स डालेंगे. फिर 1 by 1 सभी की क्या रिएक्शन होती है उसको हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और नोट डाउन करेंगे. तो फर्स्ट बीकर में आप देखेंगे, फर्स्ट में यहाँ रिएक्शन हुई, कलर चेंज हो गया है. यहाँ पे रिएक्शन होके यहाँ पूरा कलरलेस वाटर बन गया और नीचे यहाँ पे थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का कुछ नीचे है. फिर आप देख सकते हैं यहाँ येलोइश कलर में चेंज हो गया, दूसरे में रिएक्शन हुई यहाँ पे और फेरिक सल्फेट बना. यहाँ पे जिंक सल्फेट बना. यहाँ कॉपर सल्फेट था लेकिन कॉपर के साथ जिंक रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट बना. उस तरह से यहाँ पे था कॉपर सल्फेट था, उसके अंदर आपने आयरन की नेल्स डाली तो आयरन के साथ रिएक्ट किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और उसके बावजूद फेरिक सल्फेट बना और कॉपर नीचे रह गया. इस तरह से यहाँ रिएक्शन हुई. फिर इसमें देख सकते हैं कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया और तीसरे में भी कोई चेंज नहीं आया. यहाँ कोई रिएक्शन इसका मतलब नहीं हुई. तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं. पहले कॉपर सल्फेट यहाँ डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से जिंक यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस किया, यहाँ से हटाया तो यहाँ पे बना है जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट बनने के बाद जिंक सल्फेट और यहाँ पे एंड में प्रोडक्ट बचा कॉपर, जो नीचे रेडिश आप देख सकते हैं बीकर के अंदर. फिर यहाँ पे दूसरी बी बीकर में आप देखेंगे, यहाँ पे तो बी बीकर में देख सकते हैं नीचे यहाँ पे भी रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने के बाद यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ फेरिक यहाँ पे आयरन ने रिएक्ट किया. तो आयरन जब रिएक्ट हुआ तो आयरन ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को यहाँ से हटाया और इसकी जगह ले लिए इसने. तो इस तरह से यहाँ पे बना, ये आपका प्रोडक्ट देख सकते हैं फेरिक सल्फेट और यहाँ कॉपर वापस बच गया. इस तरह से 2 रिएक्शन यहाँ हुई, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर जो मेटल मोर रिएक्टिव होता है वो रिएक्ट करेगा और दूसरे को डिस्प्लेस करेगा. तो यहाँ आगे थोड़ा और समझ लेते हैं हम बुक में से. व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स
अलग अलग बीकर में आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस्ड अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन। जो हमने सॉल्यूशन बनाया अलग अलग मेटल का, उसमें से एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी रिएक्शन में आपको बताया। इस तरह से ये दूसरे मेटल ने कॉपर को इधर भी डिस्प्लेस किया, इधर भी जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से इसने रिप्लेस किया कॉपर को ओनली। That is why the blue color of copper sulfate disappear। इस वजह से ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट ने ले लिया, जिंक सल्फेट बन गया इसलिए। एंड पाउडरी रेड मैस ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड एट द बॉटम। और नीचे जो बॉटम के अंदर रेडिश कलर का आप देख सकते हैं, इसमें रेडिश कलर का बॉटम के अंदर यहाँ पे रेडिश कलर का कुछ मटेरियल या मैस दिखाई देती है जो कॉपर की होती है। इसी तरह बीकर बी में भी सेम है। बॉटम ऑफ द बीकर द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। अब रिएक्शन इस तरह से देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट जिंक रिएक्ट किया और उसके बाद जिंक सल्फेट बना और कॉपर, जो मैंने ऑलरेडी इस पेपर में आपको अभी समझाई है पूरे में, ये पूरी रिएक्शन। इसके बाद दूसरी रिएक्शन आप देख सकते हैं बी में भी सेम है, जैसे कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ रिएक्शन हुई और आयरन सल्फेट बना और इधर कॉपर इसमें से रिलीज हुआ। इस तरह से दोनों रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ पे दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जबकि इसमें जिंक और कॉपर में नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। आप रिएक्शन देख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी। अब बीकर बी में क्या रिएक्शन हुई उसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको सेम समझाया। ये बीकर बी की रिएक्शन आप देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन और इस तरह से आयरन फेरिक सल्फेट और कॉपर बना। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। क्या ये सब बी ए बी सी में भी इस तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं। यहाँ पे सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, वी कैन infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate। यहाँ पे जिंक सल्फेट में से जिंक को कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाया। इसी तरह से इसके बाद डी में देख सकते हो। बट वाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर यहाँ पे कम रिएक्टिव है, जबकि जिंक यहाँ पे मोर रिएक्टिव है कंपेरेटिवली टू कॉपर। इसलिए जो मोर रिएक्टिव होता है वही डिस्प्लेस कर पाता है दूसरा मेटल। अगर दूसरा मेटल लेस रिएक्टिव है तो वो उस सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? beaker C में जब जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर लिया तो कॉपर जिंक को क्यों नहीं कर पाती? जैसा कि रीजन मैंने अभी आपको बताया है। रिमेम्बर दैट द साइंस इज नॉट आर्बिट्री। साइंस किसी मतलब ऐसी भ्रांतियों पे नहीं है। साइंस एक्चुअली इट फॉलो डेफिनेट रूल्स। ये डेफिनेट रूल्स फॉलो करती है बेस्ड ऑन फैक्ट के आधार पर। एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। यहाँ पे जिंक कॉपर और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए बी और सी और डी में कोई रिएक्शन नहीं होती है। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal। जैसा कि मैंने आपको अभी भी समझाया था, लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं करता है, जबकि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है। तो वहीं पे रिएक्शन होगी, जब लेस रिएक्टिव उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो रिप्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे क्यों रिएक्शन नहीं होती है टी और ई में, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने समझाया कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही इनकी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही ज्यादा रिएक्ट होगा, तो वो ही डिस्प्लेस करेगा। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमॉन्ग जिंक, आयरन एंड कॉपर।
अब जिंक, आयरन और कॉपर में आप ये सोच बता सकते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम है। इसकी एक सीरीज आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कॉपर, फेरिक, आयरन और जिंक। तो यहाँ कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। इससे ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेरेटिव टू आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस तरह से ये पूरी सीरीज बनती है। आप या तो इस तरह से या इस तरह से, दोनों टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। जो इस तरह से यहाँ जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इन दोनों को, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन और दोनों को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अगर इससे कम रिएक्टिव है फेरस, ये जिंक सल्फेट को रिएक्ट नहीं करेगा और नहीं इसको डिस्प्लेस करेगा और नहीं कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। इस तरह से जो मोर रिएक्टिव होता है वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाता है मेटल दूसरे सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल के यूजेज। ये तो ऑलरेडी आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स के यूज तो आप आसानी से जानते हैं, नॉन मेटल के भी जानते हैं, बट इतना नॉन नहीं है आपको। लेकिन मेटल्स तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ कहाँ ये नहीं यूज होता है। मेटल्स तो अपने आजू बाजू हजारों सैकड़ों कितनी ही चीजों में यूज होता है। मतलब आजू बाजू बिना मेटल्स के शायद अभी तो ये बोल सकते हैं कि लाइफ जैसे इम्पॉसिबल सी हो गई है। तो हमारे आजू बाजू बहुत से मेटलिक थिंग्स होती है, जैसे कोई छोटी मोटी मशीन भी मेटल की बनी होती है। You should be able to guess why metal are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water bottles, बॉयलर्स और etc. बहुत सारी थिंग्स हमारे घर में भी आप देख सकते हो, बहुत सारे बर्तन वगैरह सारी चीजें मेटल्स की बनी होती है। तो मेटल क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और इसको यूज करने पर मतलब जल्दी से खराब नहीं होता है, आराम से इसको हैंडल किया जा सकता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल के बारे में भी आप जानते होंगे, बहुत सारे नॉन मेटल के बारे में आप फेमिलियर है, लेकिन आप एकदम से गेस नहीं कर पाते, लेकिन बहुत से के बारे में जानते हैं आप। जैसा कि नॉन मेटल में आप देख सकते हो कि हम डेली हम ब्रीथिंग करते हैं, तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ऑक्सीजन क्या एक्चुअली नॉन मेटल है। इस तरह प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इस तरह नॉन मेटल हमारे लिए ब्रीथिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो हमारी लाइफ उसी पे टिकी हुई है। अदरवाइज वी कांट सर्वाइव ऑन द अर्थ, हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं। फिर दूसरा यूजेज है फर्टिलाइजर्स में, जैसे NPK आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे फर्टिलाइजर्स, ये क्या है? सारे नॉन मेटल है, तो सारे नॉन मेटेलिक फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। और इसके बाद है नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में तो आपने पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, और घर में भी आप जैसे कि फिल्टर वगैरह में तो सुनते ही हो कि एड में आता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में क्या काम में लिया जाता है? आप बता सकते हो, गेस कर सकते हो। एक्चुअली वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन काम में लिया जाता है, तो क्लोरिनाइजेशन आपने सुना ही होगा, उससे वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे ये नॉन मेटल काम में आता है। फिर है नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर। पर्पल कलर का नॉन मेटल देखा होगा, जो कभी आपके वाउंड या कहीं लग वग जाती है, कट होता है, तो क्या करते हैं हॉस्पिटल में? पर्पल कलर का सॉल्यूशन आपकी वहां पे घाव पे लगा दिया जाता है। तो एक्चुअली वो क्या होता है? टिंचर होता है, टिंचर। तो नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक, जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जा सकता है। इस तरह मैंने सारे नॉन मेटल्स के नाम बताए। इसके अलावा नॉन मेटल्स जैसे कि फास्फोरस सुना होगा आपने, जो हमारे क्रैकर्स, पटाखों में यूज में लिया जाता है। तो वो क्योंकि वो फटाफट मतलब आग को, फायर को कैच करता है, इसलिए यहाँ पे पटाखों में नॉन मेटल यूज किया जाता है, फास्फोरस। इसके अलावा और भी बहुत से यूज किए जाते हैं। तो इसके अलावा इतने सारे 5-6 नॉन मेटल के यूजेस मैंने बताए। इसके अलावा आप और भी कई यूजेस है जो आप बता सकते हो, गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अपने पढ़ा सारा, मतलब पूरा फिजिकल एक्सप्लेन किया था, उसके बाद केमिकल में। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।
आपको होमवर्क स्टार्ट करने से पहले इसका पूरा माइंड में बनाना है। जैसा कि मेन पॉइंट्स जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी में मेन पॉइंट्स ही लिखने हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। मेनली इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स आए वो आपको नोट डाउन करने हैं। उसके बाद आपको होमवर्क स्टार्ट करना है। अगेन गुड बाय।